हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए 2 2021 के फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। क्या है आपका फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले एक और फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट्स हमने दिया है आपको, तो जिन्होंने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। और उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको डायरेक्टली पीडीएफ की लिंक वहीं पे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और साथ ही साथ आपके सभी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उसको भी वहाँ पे दिए जाते हैं, और आपके सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी वहाँ पे आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम बात करेंगे, और आपको बता दें कि आपके लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट जल्द ही डिजाइन किया जाएगा, और उन ऑनलाइन मॉक टेस्ट के जो आपके लिंक होंगे वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही स्टार्टिंग में ही दे दिए जाएंगे, ताकि आप जाकर वहाँ पर फ्री में ऑनलाइन मॉक टेस्ट को आप दे पाएंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि ये जो एग्जामिनेशन है वो आपको 14 नवंबर को होने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो भी अब तो एनडीए के एग्जामिनेशन कोई भी गर्ल्स और कोई भी बॉय इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, सो सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। तो अब क्या करना है आपको, बस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना है, और अच्छे से अभी जितने समय तक आपका एग्जामिनेशन नहीं होता है, यानी 14 नवंबर तक इस कंप्लीट प्रैक्टिस सेट्स को चलाया जाएगा, ताकि क्या हो आपको इससे हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -1/2। ठीक है, इसका डायमेंशन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। कैसे आपको बता दें कि यदि आप इस क्वेश्चन को बनाना चाहिएगा तो एक शॉर्ट तरीके से भी और एक लॉन्ग तरीके से भी इसको बना सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे म्यू नॉट और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट दोनों का डायमेंशन निकाल के और उस पर पावर -1/2 कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपका आंसर आएगा। जैसे कि आपने एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा, तो कहाँ से निकालेगा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एफ का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये एफ क्या है, तो ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हैं। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। आपने मैग्नेटिक फील्ड का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर्स के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होगा, तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि म्यू नॉट I/2πr। ठीक है, तो इस दोनों फॉर्मूला में आपको एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट दिख रहा होगा। आप इस म्यू नॉट और इस एप्सिलॉन नॉट दोनों का डायमेंशन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फाइंड कर लीजिएगा, फोर्स चार्ज आर का डायमेंशन पता होगा तो वहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फाइंड कर लीजिएगा, और म्यू नॉट का कैसे फाइंड कीजिएगा, और आपको मैग्नेटिक फील्ड करंट और रेडियस के डायमेंशन अगर पता होंगे तो आप वहाँ से म्यू नॉट का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। दोनों का वैल्यू पुट करके यहाँ पे आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इतना करने में आपका समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा और आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपने सही से कंसेप्ट को सीखा होगा तो आपने इस फॉर्मूला को पहले भी कहीं देखा होगा। कैसे देखा होगा उसको देखिए, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि ये जो आपका म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है। और सी क्या होता है आपका, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सी क्या होता है आपका, स्पीड ऑफ लाइट होता है। क्या होता है, लाइट का स्पीड होता है। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो अब तो ये डायमेंशन है, ये किसका डायमेंशन के बराबर हो गया, ये स्पीड के डायमेंशन के बराबर हो गया। और स्पीड का यूनिट क्या होता है, तो स्पीड का यूनिट जो होता है वो क्या होता है आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L/T⁻⁻1, यानी सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L/T⁻⁻1 हो जाएगा। और ये सी किसके बराबर है, आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पे पावर -1/2 के बराबर है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका L/T⁻⁻1 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख सकते हैं ये कितना एक लाइन में हमने आंसर निकाला। आपको एग्जामिनेशन में इतना नहीं लिखना है ये सब चीज़ को। ठीक है, तो वहाँ पे आपका इस तरह से भी समय बचेगा, आप एक लाइन के अंदर इसका आंसर फाइंड कर सकते थे। यदि आप यहाँ से जाते तो क्या होता, थोड़ा सा लंबा चला जाता। लेकिन ये भी ऐसा नहीं कि ये मेथड गलत है, मेथड ये भी सही है, और ये जो मेथड हमने बताया ये भी सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा जा रहा है कि अ सर्टेन बॉडी वेट 22.42 ग्राम एंड हैज़ अ मेजर्ड वॉल्यूम 4.7 cc। cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, द पॉसिबल ईरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर 0.01 ग्राम एंड 0.1 cc। द मैक्सिमम ईरर इन डेंसिटी विल बी। कहा जा रहा है कि एक सर्टेन वेट बॉडी है, उसका वेट 22.42 ग्राम दिया जा रहा है और उसका वॉल्यूम 4.7 cc दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो कहा जा रहा है पॉसिबल ईरर मास में और वॉल्यूम में वो कितना है 0.01 ग्राम एंड 0.1 cc। तो आपको मैक्सिमम ईरर पूछा जा रहा है डेंसिटी में। ठीक है, मैक्सिमम ईरर डेंसिटी में आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ईरर का ये जो फंडा होता है आपने पढ़ा होगा कब, यूनिट एंड डायमेंशन जब आपने पढ़ाई किया होगा तो उसी समय आपको ये ईरर के बारे में बताया गया होगा। ईरर क्या होता है, याद रखिएगा कि ईरर का हमेशा एडिशन होता है, ईरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको डेंसिटी में ईरर पूछा जा रहा है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है डेंसिटी का वैल्यू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और आपसे डेंसिटी में ईरर पूछा जाए तो आपने रिलेटिव डेंसिटी का ईरर आपने पढ़ा होगा कि ΔD/D इज इक्वल टू क्या होता है, ΔM/m प्लस में ΔV/V। ठीक है, ये क्या होता है आपका डेंसिटी आपके ईरर हो गया किसमें, डेंसिटी में। ये कैसा ईरर है, तो ये रिलेटिव ईरर है। यदि आप इसमें 100 से गुना कर देंगे तो ये कौन सा ईरर बन जाएगा, तो ये परसेंटेज ईरर बन जाएगा। ठीक है, तो आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा। देन फिर क्या करना है आपको, ΔD/D इसी वैल्यू को निकालना है।
तो डेल्टा एम यानी चेंज इन ईरर इन आपका मास, तो मास में कितना ईरर है 0.01 का, नीचे टोटल मास 22.42 गुने नहीं एडिशन का साइन लगेगा। डेल्टा वी यानी वॉल्यूम में ईरर 0.1 सीसी और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 4.7, नीचे जो वी होता है और नीचे जो एम है ये आपका ओरिजिनल वॉल्यूम और मास है, ठीक है। और ये जो वैल्यू निकलेगा ये कैसा निकलेगा, ये रिलेटिव एरर निकलेगा, लेकिन आपको कैसे निकालना है, आपको निकालना है परसेंटेज एरर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा कैसा कहा जा रहा है, ऑप्शन में परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज एरर निकालेंगे ना, तो इसे कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करने वाले हम, क्योंकि कैलकुलेट करेंगे तो लंबा समय चला जाएगा, ठीक है। वो आपको करना है, आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। कैलकुलेशन आपको नहीं सिखाया जा रहा है, यहाँ कंसेप्ट सिखाया जा रहा है, ठीक है। और कैलकुलेशन जो भी वहाँ पे दिया जाएगा ना वो आपको आसानी दिया जाएगा, ठीक है। और आपको कैलकुलेशन के लिए टेंशन नहीं लेना है कि बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन दे देगा तो समय बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, आपका 2% का ईरर इसमें हो जाएगा। हमने क्या किया, लास्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 100 हमें क्या बताएगा, ये हमें 100% के बारे में बताएगा, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 हो गया, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या लिखा जा रहा है कि द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय p इक्वल टू p नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, t क्या है, टाइम है, तो आपको कांस्टेंट अल्फा का डायमेंशन पूछा जा रहा है। देखिए एक टाइम डिपेंडेंसी और एक फिजिकल क्वांटिटी p के बीच में रिलेशन दिया जा रहा है, और वो क्या है आपका p इक्वल टू p नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर, एक्सपोनेंशियल क्या है, एक्सपोनेंशियल के अंदर माइनस अल्फा टी स्क्वायर है। देखिए यदि आप इस एक्सपोनेंशियल को थोड़ी देर के लिए अगर आप ई मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा पी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा मान के लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए ये अल्फा जो है यहाँ पे इसका डायमेंशन पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि क्या अल्फा डायमेंशनलेस है, क्या अल्फा का जो डायमेंशन है टी पे पावर -2 है, या फिर टी स्क्वायर है, या फिर डायमेंशन ऑफ पी के बराबर है, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपने पढ़ा होगा कि जो एक्सपोनेंशियल होते हैं उनके डायमेंशन क्या होते हैं, नहीं होते हैं, वो डायमेंशन लेस होते हैं। यानी ये जो माइनस अल्फा टी स्क्वायर होगा इनका डायमेंशन क्या होगा आपका सिंपल 1 के बराबर आप मान सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप अल्फा का वैल्यू निकालिएगा तो 1/t स्क्वायर के बराबर होगा। डायमेंशन में निगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है, सो इसका कोई यहाँ पे वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो ये हम इसको हटा देते हैं और दोनों साइड क्या करेंगे, डायमेंशन का जो सिंबल होता है इस तरह से करके वो लगा देंगे, ठीक है। देन फिर अल्फा का डायमेंशन आपसे पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1/t स्क्वायर यानी टी पे पावर -2 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच करेंगे, डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा आपका टी पे पावर -2, यानी ऑप्शन नंबर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए ठीक है, सही है हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। नो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम, इनमें से किसका टाइम का डायमेंशन है, ठीक है। टाइम का डायमेंशन इनमें से किसके बराबर है। आर पता है क्या होता है, आर इज द रेसिस्टेंस होता है, एल क्या होता है, एल का आपका इंडक्टेंस होता है, और सी क्या होता है आपका कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। तो इनमें से टाइम के डायमेंशन का, इनमें से जो भी क्वांटिटी है वो कौन सा क्वांटिटी टाइम के डायमेंशन के बराबर है ऐसा आपसे कहा जा रहा है। तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि V इक्वल टू क्या होता है आपका I इंटू आर होता है। I क्या है करंट है, R क्या है रेसिस्टेंस है, ठीक है। और आपने एक और जगह V के बारे में पढ़ा होगा, यानी जो पोटेंशियल होता है, आप इंडक्टेंस में पोटेंशियल पढ़ा होगा कि इंडक्टेंस का जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चेंज इन करंट के। और वहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो V इक्वल टू क्या आता है आपका माइनस टाइम्स ऑफ क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ L इंटू DI/dt आता है, ठीक है। माइनस टाइम्स ऑफ L इंटू DI/dt आता है, ठीक है। ये दोनों में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पोटेंशियल और यहाँ भी पोटेंशियल है, तो दोनों कंडीशन में पोटेंशियल क्या होगा हमारा बराबर होगा, ठीक है। तो I टाइम्स ऑफ R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका L इंटू DI/dt के बराबर हो जाएगा। ये I से I कट जाएगा। अब देखिए कैसे कटेगा, भले यहाँ पे चेंज इन I है और यहाँ पे सिंपल I है, ठीक है। यहाँ पे चेंज इन I है और यहाँ पे सिंपल I है, लेकिन ये दोनों इसके लिए कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई लॉजिकल हम बातें कर रहे हैं कि हमारा दोनों का अलग अलग वैल्यू है तो कैसे कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। डायमेंशन बाई इसको काट रहे हैं कि डायमेंशन इनका भी और इनका भी डायमेंशन सेम ही होगा। तो यहाँ से dt का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा आपका, वो बराबर हो जाएगा L/R के। देखिए चेंज इन t और t सिंपल सा एक ही बात है कि अगर टाइम को घटाएंगे तो उनका डायमेंशन टाइम ही निकलेगा, ऐसा थोड़ी कि टाइम को घटाएंगे तो लेंथ निकल जाएगा। तो टाइम को घटाएंगे तो टाइम ही निकलेगा। तो इस कंडीशन में आप इसको t मान लीजिएगा, ठीक है। और वो किसके बराबर हो जाएगा, L/R के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर। यानी टाइम का जो डायमेंशन है वो आपके L/R का जो डायमेंशन निकलेगा और टाइम का डायमेंशन निकलेगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे, ठीक है। तो आंसर सी हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर ही, ठीक है। इसका आपको वैल्यू बताना है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपने पढ़ा होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर में अगर आप देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का हालांकि बहुत सारा आपके उसके रिगार्डिंग कंसेप्ट आपको सीखना है, लेकिन इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में जो कंसेप्ट यूज़ किया जा रहा है सिर्फ उसी को बताएंगे, पूरा चैप्टर आपको यहाँ पे हम नहीं पढ़ा देंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपने सीखा होगा कि अगर आपका
0.06 रहे इस तरह से, ठीक है, 0.06 के आसपास रहे या फिर 0.5 से ऊपर रहे, ठीक है, 0.07 रहे इस तरह से, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं आप 0.1 इसको लिख सकते हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी रहेगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं 6 से लेकर आपका 5 से आगे, ठीक है, ये 9 तक कुछ भी रहेगा तो आप इसको क्या करेंगे राउंडिंग फिगर में इस 6 को हटा के यहाँ पे आगे एक ऐड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ऐसा आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए ये बातें यहाँ पे हो गई। तो पहला वाला जो है हमारा 9.99 मीटर है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हमें घटाना है किसको 0.0099, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा राउंडिंग फिगर में इसको क्या करेंगे 0.01 लिख देंगे, ठीक है, ये 9 को हटा के करेंगे यहाँ पे 1 कर देंगे तो 0.01 हो गया, और इसमें से क्या करेंगे अब हम 0.01 को घटा लेंगे, ठीक है। 2 डिजिट में हमारा आंसर दिया गया तो हम क्या करेंगे इसको पहले वाले को 2 डिजिट में है ही, और दूसरे वाले को 2 डिजिट के अंदर लाएंगे और उसमें से सब चेक करेंगे। तो 9 में से गया था 8 होगा, ये 9 होगा और ये कितना होगा 9 होगा, यानी 9.98 मीटर। ऑप्शन मैच करेंगे 9.98 मीटर, तो ये आंसर क्या होगा आपका बताइए, आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए आप इसको सिंपल से भी घटाते ना, आप इसको ऐसे भी घटाते हैं तभी दिखेगा वही आएगा। कैसे दिखेगा, एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है, देखिएगा इसको हम सिंपल घटाएंगे, हमारा क्वेश्चन जैसा है उसके अनुसार ही घटाएंगे। तो 9.99 है, आप क्या कर सकते हैं घटाने के बाद भी राउंडिंग फिगर में लाइएगा ना तब भी आंसर सेम ही आएगा। देखिए कैसे 0.0099 है ना, तो यहाँ पे 99 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका ऊपर भी तो डेसिमल होगा ना, थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है, यहाँ पे 0 यहाँ पे लगा सकते हैं आप, क्या कि राउंडिंग फिगर का डॉट मतलब डेसिमल के बाद 0 आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से कितना घटेगा 10 में से 9 गया तो कितना होगा आपका 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना बच गया अब आपका ये आपका हो गया 8, ठीक है, 10 में से यहाँ एक सेकेंड, ठीक है, तो 9 में से 9 गया तो 0 और ये आपका 8 हो जाएगा और ये कितना होगा आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ से सिर्फ सेम ही उतरेगा, क्यों, क्योंकि ये आपका कह सकते हैं कि ये डेसिमल इधर दे रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 9 रहेगा और यहाँ पे आपका 9 पहले से है, ठीक है। तो आप अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये 0 है, ठीक है, अब 0 के बाद आप इधर कुछ नहीं मान सकते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप सिंपली इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे 0 से कुछ ज़्यादा रहता यानी 5 के बाद कुछ भी रहता, ठीक है, जैसे 6, 7, 8 रहता तो उसका एक एडिशन आप इसमें कर सकते थे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल, अभी यहाँ पे कोई एडिशन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 9.98 यहाँ से भी हो सकता है। आप दोनों तरीका अपना के कीजिएगा, दोनों तरीका से सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि दी वेलोसिटी v ऑफ पार्टिकल एंड टाइम t इज गिवन बाई v इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस सी, वेयर a b c क्या है कांस्टेंट है, डायमेंशन ऑफ a b c का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल देखिए इस क्वेश्चन को आप पूरा कभी नहीं बनाइएगा, एकदम छोटा बनाइए, एकदम कोशिश किया कि हम एक का डायमेंशन निकालें और सबसे पहले ऑप्शन को मैच करें, देन फिर क्या कीजिएगा आप अगर ऑप्शन मैच करता है तब फिर आप क्या कीजिएगा उसको वहीं पे उस आंसर को लगाइएगा, नहीं तो अगर ऑप्शन मैच नहीं करता है तब फिर दूसरे डायमेंशन को निकालिएगा। कहने का मतलब है कि ए बी सी तीनों का डायमेंशन निकालने के लिए कहा जा रहा है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि पहले किसी एक का डायमेंशन निकालें, एक कहा जाए तो सबसे पहले हम एक का डायमेंशन निकालेंगे। अब देखिए कैसे, आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, डायमेंशन में एक कह सकते हैं एक टॉपिक है या फिर कह सकते हैं एक टॉपिक ही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उस प्रिंसिपल के अनुसार कहा जाता है कि कोई भी टर्म कोई भी दो आपके ऑब्जेक्ट तभी जुड़ पाएंगे जब दोनों के सेम डायमेंशन होंगे। यानी कहने का मतलब है कि यदि यहाँ पे v और at और b अपॉन t प्लस सी अगर जुड़ रहा है तो तीनों का डायमेंशन क्या होंगे आपस में सेम होंगे, ठीक है। तो यानी v का डायमेंशन बराबर होगा at के डायमेंशन के और वो बराबर होगा b अपॉन t प्लस सी के डायमेंशन के, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप इसके डायमेंशन को फाइंड कीजिएगा तो a का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका v अपॉन t के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए v जो होता है v का डायमेंशन क्या होता है l t पे पावर -1 होता है और t का पावर क्या होता है सिंपली t होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा l t पे पावर -2 के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। अब क्या कीजिए अब a का वैल्यू चेक कीजिए कि a का डायमेंशन इन ऑप्शन में से किसके बराबर है, ठीक है। तो l का डायमेंशन a का डायमेंशन में मिल चुका है l t पे पावर -2, ऑप्शन में देखेंगे तो सिर्फ ऑप्शन d का जो आंसर है वो क्या है l t पे पावर -2, मतलब अब हमें क्या करना है नेक्स्ट हमें निकालना ही नहीं है, अब हमें किसी का भी वैल्यू नहीं निकालना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको सिंपली यहीं पे आंसर टिक करके चले जाना है। यदि ऐसा दो ऑप्शन में दिया जाता है जिसमें कि आपका एल टी पे पावर -2 स्टार्टिंग में ही दिया रहता तो आप क्या करते नेक्स्ट डायमेंशन को निकालते, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। लेकिन फिर भी चलिए हम ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन में ऐसा कीजिएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे अब हम यहाँ पे बारी बारी से बचे हुए बी और सी का डायमेंशन यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो बी का डायमेंशन फाइंड करेंगे, क्या करेंगे बी का डायमेंशन हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो देखिए भी जो है वो डायमेंशन किसके बराबर है बी अपॉन टी सी के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिख रहा होगा कि सिंपल सा लॉजिक है कि टी का डायमेंशन सी का डायमेंशन तो टी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि सी जो है वो टी में एडिशन हो रहा है, तो सेम डायमेंशन जब तक नहीं होगा तब तक एडिशन नहीं होगा। तो सी का डायमेंशन टी के बराबर हो गया, तो यानी सी का डायमेंशन क्या हो गया एल के बराबर हो गया, सॉरी टी के बराबर हो गया सिंपली। तो सी का डायमेंशन किसके बराबर हो गया टी के बराबर हो गया। तो ये भी ऑप्शन देख रहे हैं मैच कर रहा है। अब बी का डायमेंशन बच गया तो बी का डायमेंशन कैसे निकलेगा, वी
का डायमेंशन बी अपॉन टी सी के बराबर होगा। तो वी का हम वी रहने देंगे और बी को बी ऊपर लिख देंगे और नीचे लिख देंगे टी सी की जगह पे सिंपल टी लिख देते हैं, ठीक है। अब बी का डायमेंशन किसके बराबर हो गया आपका v इंटू टी के। तो v इंटू टी कहने का मतलब क्या हो गया एल टी पे पावर -1 इंटू टी, यानी सिंपल एल के बराबर हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका सिंपल डी है ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे लिखा गया कि द डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ टॉर्क, टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है। ये सिंपल सा लॉजिक है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये मान लेते हैं आर है। तो टॉर्क का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स का होता है एम एल टी पे पावर -2 और एल का आर का क्या होता है एल होता है। ये क्या होगा आपका एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। ऑप्शन मैच करेंगे, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे लिखा गया है कि इफ फोर्स एफ, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशन ऑफ मास, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि फोर्स और वेलोसिटी और टाइम को अगर हम फंडामेंटल यूनिट मानते हैं तो मास का डायमेंशन क्या होगा, क्या है आपका डायमेंशन ऑफ मास, मास का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास का वैल्यू क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। तो ये एफ ऊपर चला गया, टी ऊपर चला गया, नीचे क्या हो गया आपका वी हो गया। तो एम किसके बराबर हो गया एफ टी वी के बराबर हो गया। यानी आप इस दोनों डायमेंशन को आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आप फोर्स यूनिट और फोर्स वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल यूनिट मानेंगे तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा एफ टी अपॉन वी के बराबर हो जाएगा, यानी एफ टी वी पे पावर -1। मैच करिए ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे लिखा है कि डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास लेंथ एंड टाइम एंड करंट वुड बी, ठीक है। आपको रेसिस्टेंस का क्या पूछा जा रहा है, डायमेंशन पूछा जा रहा है मास लेंथ टाइम और करंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा वी इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर, ठीक है। तो आपसे पूछा किसका जा रहा है आर क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आर का वैल्यू क्या हो गया आपका वी अपॉन आई हो गया। अब देखिए वी और आई का डायरेक्टली आपको डायमेंशन याद नहीं होगा, स्वाभाविक बात है कि आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जो वी होता है वो क्या होता है आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। आपने जब पोटेंशियल के बारे में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तो वहाँ पढ़ा होगा आपने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसको डिफाइन किया जाता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब किसी एक पॉइंट चार्ज को इन्फानाइट से किसी पॉइंट से जाकर इन्फानाइट पे ले जाया जाता है तो वहाँ पे जो वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज उसे क्या कहते हैं हम पोटेंशियल कहते हैं। तो सिंपल सा उसका फॉर्मूला निकलता है वहाँ से कि वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम वर्क डन डब्ल्यू डाल देंगे और नीचे चार्ज डाल देंगे क्यू। ये करंट के टर्म में दिया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने क्यू आई इक्वल टू आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। क्यों पुट कर देंगे, क्योंकि आपको हमें आई के टर्म में निकालना है, ठीक है। तो डब्ल्यू अपॉन क्या हो गया क्यू का वैल्यू यहाँ पे है आई इंटू टी और आई पहले से है तो आई स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। और क्या है आपका लेंथ मास में, ठीक है। अब तो सिंपल हो गया। ये क्या है डब्ल्यू क्या है आपका वर्क है, वर्क क्या होता है जूल होता है, ठीक है। और ठीक है, तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर आपको सिंपल इसका याद ही होगा, इसका होता है आपका फोर्स का क्या होता है एम एल टी -2 होता है और साथ में आपका डिस्प्लेसमेंट गुना है तो एम एल स्क्वायर टी -2 हो जाएगा, ठीक है। और आपको अगर याद होगा तो ये जो डायमेंशन आता है ये किसके बराबर होता है, तो ये आपका टॉर्क के डायमेंशन के बराबर होता है। देख सकते हैं यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, ठीक है। ये आपका टॉर्क के डायमेंशन के बराबर होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो डायमेंशन है वो डायमेंशन क्या है इक्वल है। तो टॉर्क का डायमेंशन और आपका वर्क का डायमेंशन दोनों का डायमेंशन क्या होते हैं इक्वल होते हैं, या फिर कहें तो एनर्जी का डायमेंशन इक्वल होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आई है, आई का वैल्यू हम आई रहने देंगे और टी का वैल्यू टी कर देंगे। तो ये आपका हो गया एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 और आई पे पावर -2, ठीक है। अब देखिए तो मैच कर रहा है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी दिखेगा एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 और आई पे पावर -2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है। कहा जा रहा है कि एक स्प्रिंग है जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया जा रहा है और उसका फ्रीक्वेंसी, उसका वाइब्रेशन जो हो रहा है वो स्प्रिंग में उसका फ्रीक्वेंसी एफ है, ठीक है। और उसका जो सस्पेंडेड जो आपके स्प्रिंग है उसका मास कितना दिया जा रहा है आपका एम दिया जा रहा है, ठीक है। और उसका रिलेशन दिया जा रहा है फ्रीक्वेंसी का एफ इज इक्वल टू सी इंटू एम टू द पावर एक्स इंटू के टू द पावर वाई, ऐसा रिलेशन दिया जा रहा है। तो कहा जा रहा है सी क्या है एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा बात है कि आपको यहाँ पे क्या करना है सभी का डायमेंशन डालना है और सभी के डायमेंशन के डालने के बाद आपको क्या करना है एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो चलिए हम डालते हैं। तो यहाँ पे एफ है, एफ का डायमेंशन क्या होगा एम नॉट एल पे पावर 0 टी पे पावर -1। क्यों होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होता है।
सी ही रहते हैं, सी एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो कोई मतलब नहीं बनता है, m⁻x हो जाएगा। और k है, k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ kx, आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन x, ठीक है, फोर्स अपॉन लेंथ के बराबर हो जाएगा k का वैल्यू। तो k का डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन लेंथ के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, और जो कि किसके बराबर होगा, जो कि बराबर होगा आपका m इंटू t⁻−2 के बराबर होगा। ये क्या होगा, उससे पावर y के बराबर होगा, ठीक है। तो बस अब क्या करना है आपको, सिंपल सा है। अब चारों तरफ जो भी डायमेंशन दिए गए हैं, जो भी आपके डायमेंशन दिए गए हैं, उस डायमेंशन को क्या करना है आपका, सभी के जो डायमेंशन है, जैसे यहाँ पे डायमेंशन m का डायमेंशन m0 है और यहाँ का m का डायमेंशन निकालना है, दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे m0 l² t⁻−1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका mx+y, और यहाँ पे हो जाएगा t⁻−2 इंटू y, ठीक है। सिंपल सा है। अब क्या करेंगे हम, m का डायमेंशन राइट साइड, m का डायमेंशन लेफ्ट साइड, उनके जो पावर है उनको क्या करेंगे हम, इक्वेट करेंगे, ठीक है। उनके पावर को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो चलिए इक्वेट कर देते हैं। तो x+y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि m का पावर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे m का पावर x+y है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, -2 इंटू y, वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, -1 के। तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका, 1/2 निकल जाएगा। y का वैल्यू क्या निकल गया, 1/2 निकल गया। y की वैल्यू जब यहाँ पे 1/2 डालेंगे तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, -1/2, ठीक है, -1/2। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपका x और y का वैल्यू हो जाएगा। तो मैच करिएगा, ऑप्शन कौन सा मैच करा देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, इन क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, और शायद यहाँ पे हमें जरूर लगा है कि आपको ये क्वेश्चन सीखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और सभी क्वेश्चन आपके लिए कंसेप्चुअल होंगे, और डेफिनेट तौर पर ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आप सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखते रहिए, ताकि क्या हो, कोशिश किया जाए कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा और क्या है तो सभी सब्जेक्ट के आपको क्या हो, प्रैक्टिस सेट्स मिल पाए। तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।